वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। तो क्लास 9th का जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम देखते हैं कि आगे ठोस अवस्था के बारे में उस चैप्टर में बात किए थे। ठोस अवस्था के बारे में देखते हैं कि क्या क्या है। इसको क्रियाकलाप के द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है। तो निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। क्या इन सभी चित्र का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? नेक्स्ट पॉइंट, इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट, क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? नेक्स्ट पॉइंट, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, इनका संपीड़न होता है। इस पॉइंट के जरिए हम आगे देखते हैं कि ये बातें क्या आगे उस जो हमने एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल में ये चीज़ हो रही है कि नहीं। तो हम देखते हैं उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस वह अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। जैसे हमने उस एग्जांपल में पेंसिल का उदाहरण लिया था। पेंसिल को हम अगर कंप्रेस करें, मतलब दबाकर उसको छोटा नहीं कर सकते क्योंकि वो ठोस है। उसका मतलब उसको दबाकर हम उसके आयतन को, मतलब जितना बड़ा है उसको छोटा नहीं कर सकते। हम उसको काटेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे तो टूट सकता है। वो ठोस का एग्जाम्पल था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाए? अब क्या खींचकर उसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? आप खुद विचार करें कि अगर हम रबर को खींचते हैं तो क्या वो उसका आकार बदल जाता है? अगर जो रबर जितना बड़ा है उसको अगर खींच कर छोड़ देते हैं तो उसके आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, कभी कभी अगर रबर आपका किस प्रकार का हो, इलास्टिसिटी मतलब ज़्यादा संपीड्यता वाला हो, या देखते हैं कुछ रबर ऐसा होता है कि खींच लेते हैं तो खींचा ही जाता है। तो अलग अलग टाइप के रबर आते हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें हम इस प्रकार देख पाते हैं जैसे कि हमने ठोस में पेंसिल को देखा था। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? आपको इस बात को देख लेना है, प्रैक्टिकली कर लेना है। तो क्या आपको अगर होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट क्या, स्पंज क्या, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है? क्यों? ये सभी ठोस हैं क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। जैसे कि किसी रबर को अगर हम खींच रहे हैं तो अगर खींच कर छोड़ देते हैं तो अपनी अवस्था में आ जाता है। जिस प्रकार रबर होता है वह उसी प्रकार में आ जाता है। अगर ज़्यादा तेज़ी से खींच लेते हैं तो क्या होता है? टूट जाता है। तो उसी प्रकार अपने अवस्था में आ गया तो मान लिया गया ठोस है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट में या जार में रखें, इन क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। हाँ, सही बात है कि अगर हम नमक हाथ में ले लिए या फिर किसी बर्तन में रख दिए तो जितना आयतन में जितना हम नमक लिए रहेंगे उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। ये नहीं कि कम हो जाएगा, हाथ में लेने से कम हो जाएगा, बर्तन में रखने से ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। स्पंज भी ठोस ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप के द्वारा भी देख सकते हैं। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय भी। नेक्स्ट पॉइंट सीमिता, विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला का एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों को 50 मिली पर निशान लगा लें। खराब जल या खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय जो होता है 50 ml का एक बर्तन ले लीजिए, उसको 50 ml पर निशान लगा दीजिए। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा?
पूछ रहा है अगर आप जो लिए हैं जल, खाना पकाने, तेल या दूध, जूस को लिए हैं उसको अगर हम फर्श पर फेंक देते हैं तो क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट, किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें, क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव को एक बर्तन में एक दूसरे बर्तन में उड़ने पर क्या आसानी से बहता है। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं होता। प्रेशर से हम यह पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। जिस बर्तन में उन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। वो क्या होता है कि द्रव का जो आकार होता है कि मतलब वो कब बड़ा छोटा उसका पता ही नहीं चलता, उसको जहाँ रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। हाँ, आयतन समान रहेगा क्योंकि हम अगर 50 ml लिए हैं या 100 ml लिए, जितना 1 लीटर लिए, जितना लेंगे उतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी बड़े बर्तन में रखेंगे तो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, छोटे बर्तन में रखेंगे कम ही रहेगा, मतलब ऊपर उठ जाएगा। तो क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 की तरह यहाँ पर 1.4 का क्रियाकलाप दिया है साइड में, देख सकते हैं आप। के संदर्भ में हमने देखा कि एक ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं या पौधे के लिए अनिवार्य होती हैं। इसमें गैस और रबर, ये पिस्टन है, ये गैस है इसके अंदर, पिस्टन के अंदर। यहाँ पर हम एक बार आपको दिखा देते हैं, ये जो पिस्टन के अंदर है गैस है और ये रबर कार्क का लगा हुआ है। यहाँ से वायु वाहन है, यहाँ से कंप्रेस करेंगे, ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो गैस निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो मिलकर बनता है वो पौधों के लिए बहुत अनिवार्य होता है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान भी होता है। रिक्त स्थान भी होता है। नेक्स्ट आगे दिया है, अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसमें? नेक्स्ट पॉइंट मेरा था कि गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या होता है? अब गैस, हमने ठोस, द्रव देख लिया, अब देखते हैं गैस। तीसरा पॉइंट, गैस क्या होता है। आपने कभी उस गुब्बारे वालों पर ध्यान दिया है जो गैस की एक ही सिलेंडर में बहुत सारे गुब्बारे को हवा भरता है? उससे पता लगाया कि गैस सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर कौन सी गैस है। आप कभी अगर बाज़ार या मेला देखने गए होंगे, वहाँ पर तो एक आदमी सिलेंडर लेकर बहुत सारे गुब्बारे को बनाकर आपको सेल करता है। तो वहाँ पर क्या आपने पूछा होगा कि कितना आप गुब्बारा बना लेते हैं और इसमें कौन सी गैस है? हालांकि उसमें हाइड्रोजन गैस होता है। क्रियाकलाप के द्वारा भी इसको बताया, उस ठोस द्रव की तरह भी इसमें क्रियाकलाप दिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। एक बार हम रीड कर लेते हैं। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कार्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों को पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चाक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। आपने क्या देखा? किसी स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। अपने परीक्षण के आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता या कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने
के उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। मतलब हम जो खाना बनाते हैं, जो एलपीजी वाला सिलेंडर होता है, बैटला होता है, जिससे हम खाना भोजन पकाते हैं, उसमें जो गैस होती है वो संपीड़ित होती है, मतलब कंप्रेस दबी हुई होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब गैस क्या होता है? गैस अगर वायुमंडल में छोड़ दें तो खुला वो जितना चाहेगा उतना आयतन ले सकता है, लेकिन गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उसको दबाकर छोटे से छोटे बर्तन में हम रख सकते हैं। उसी के कारण हम गैस को संपीड़ित करके सीएनजी का प्रयोग करने लगे हैं। प्राकृतिक गैस उसको हम कंप्रेस करके वाहनों में प्रयोग करने लगे हैं। एक छोटे से सिलेंडर के रूप में हम उसको कंप्रेस करके उसका वाहन के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। और संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इसकी ये बहुत बड़ी बात है कि हम गैस को पहली बात तो हम अगर वायुमंडल में छोड़ दें तो गैस तो बहुत ज़्यादा आयतन ले लेता है। इस गैस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। गैस को कंप्रेस करने से फ़ायदा क्या हुआ कि हम एक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हमारी नाक तक पहुँचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंच सकती है? गैस के कारण खाने की गंध के कारण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। आप इस फिगर को देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ठोस जो होता है, ठोस में जो रिक्त स्थान होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत कम। उसके बाद द्रव में आए तो द्रव में थोड़ा मतलब जगह हुआ। और गैस के बीच का जो मालिक्यूल मतलब जो अणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनके बीच का स्थान बहुत ही ज़्यादा होता है। वो जितना मतलब आयतन पाएंगे, जितना स्थान घेरना चाहेंगे, उतना ही उनके कण दूर दूर होते चले जाते हैं। यही उनकी एक खासियत है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बना रहता है। जब गैस सिलेंडर को देख लेते हैं, वो जो गैस सिलेंडर होता है चारों तरफ घिरा हुआ था। अगर उसमें गैस को हम संपीड़ित करते हैं, मतलब दबा कर डालते हैं, तो वो जो गैस होता है इधर उधर लड़ता है, तो उसके जो चारों तरफ दीवार टाइप बना होता है, गोला टाइप, तो उसको दबा कर रखे रहता है। उसी पर उसको बल लगा कर उसको उसी में रखा रहता है। इस प्रश्न उत्तर भी दिया गया है। प्रश्न उत्तर को हम नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अगर इस लेक्चर को आप समझ रहे हैं तो आप क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर नहीं तो अगर नहीं समझ में आएगा तो हम देखेंगे। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है। तो पहला पॉइंट, ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। जो पदार्थ है जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है। ठोस में क्या है? बर्फ, द्रव में जल, गैस में जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? बिल्कुल खोजना चाहिए। तो हम देखते हैं इस क्रियाकलाप के द्वारा तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। क्रियाकलाप को देखेंगे। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें।
एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा होगा। इस प्रैक्टिकल को आप लोग क्लास टीचर या किसी स्कूल की मदद से ही कीजिए या लैब की मदद से कीजिए, क्योंकि घर पर इतना अगर व्यवस्था मिलता भी लेकिन कुछ हार्मफुल होगा, क्योंकि आप इतने छोटे हैं कि आप सही चीज़ सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा कि आप टीचर्स या गाइडलाइनर्स जो होंगे उनका मदद ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि क्रियाकलाप बहुत खतरनाक होता है। कब क्या हो सकता है ये नहीं होता अगर सही ढंग से नहीं करेंगे तो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते रहें। हुए गर्म करें जब तक उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल की द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन के परीक्षण को नोट करें। आप इस क्रियाकलाप को करके जो आपका रिजल्ट आए आप उसको नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस का जो तापमान होता है, ठोस का तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके अंदर चलने वाले कण की ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब कण की ऊर्जा चलने वाले कण की ऊर्जा बढ़ेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा के कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। ये एकदम नोट पॉइंट आपको करना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है गलनांक क्या होता है, तो आपको ये पॉइंट ज़रूर ध्यान देना है। जब ठोस पिघलाकर द्रव में परिवर्तित होता है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वही गलनांक होता है। क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है और टीचर भी कभी कभार गलनांक क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षक बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। कि जो ठोस का गलनांक होता है उनके बीच जो ठोस के बीच का जो कण होता है वो उसके आकर्षक बल को सामर्थ्य करता है, मतलब उसका आकर्षण बल कितना है वो उसको तोड़कर उसको क्रॉस करा देता है। बर्फ़ का गलनांक 273.1 पॉइंट केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। संगलन भी पूछ लिया जाता है। बर्फ़ का गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को जब ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा होता है तो उस समय उसे संगलन कहते हैं। किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है, क्वेश्चन तो बनता है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसमें ये कहा गया है कि
वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन ऊष्मा की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अर्थात 0 डिग्री पर जो जल के कणों की ऊर्जा होती है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, जब हम उसको हीट ऊर्जा देते हैं मतलब जो गर्म करते हैं, तो कण अधिक तेज़ी से गति करने लगते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। जब हम किसी पानी को अगर उबाल रहे होते हैं तो देखते हैं कि अगर जितना ऊष्मा उसको मिलता जाएगा वो जितना तेज़ी से उबलता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। आज वीडियो लंबा भी हो गया है शायद।